हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसका जो पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आप लोग की एक तरह से डेमो क्लास कह सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेल के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ आपका जो टॉपिक का जो पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको प्लाज्मा झिल्ली लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसका स्ट्रक्चरल क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, इनके कॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं, क्या इसमें प्रोटीन होते हैं, क्या इसमें लिपिड होते हैं, क्या इसमें सर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ये सब क्या होते हैं, ये सारा चीज ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि हम लोग क्लास मतलब एक बात कर लें क्लास 9 से ही ऑलमोस्ट कह लें कि सेल के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, जो आपका जो सिलेबस कंस्ट्रक्ट हुआ है इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि आपका जो पहला टॉपिक दिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट से, वहां से कहां से स्टार्ट किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया है। इससे पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका जो सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, ये चीज सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि आपको आपका बेसिक जो सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि यहां से जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की है ना, सेल कॉन्सेप्ट किसने दिया, न्यूक्लियस, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारे जितने साइंटिस्ट के नाम हैं जो लिस्ट फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में अक्सर देखा गया है कि जो बेसिक क्वेश्चन अगर सेल से पूछने को आता है तो इसके साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉबर्ट हुक किसके थे और रॉबर्ट ब्राउन किसके थे। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले बेसिक इसका कॉन्सेप्ट सेल का। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त ये रही, क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे हम जो भी कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं या फिर एक्स्ट्रा की पॉइंट जो लिखेंगे अपने कॉपी में, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें सेल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर? सेल की बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब कोशिका के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले ये बात दिमाग में आनी चाहिए, तो सर ये सेल किसने डिस्कवर किया है ना, किसके थ्रू ये डिस्कवर किया गया था? क्या सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की गई थी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई थी? ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग छोटा सा एक हेडिंग डाल लीजिएगा सेल, और यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल। किसकी बात करने वाले हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की गई थी वो किसके थ्रू की गई थी? रॉबर्ट, एक आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, और इनका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहां से डिस्कवरी डेट भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप बताएंगे सर 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक के थ्रू सेल की डिस्कवरी की गई थी, और ये जो सेल था वो कहीं ना कहीं हनी कॉम्ब से, यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वहां से इसको डिस्कवर किया गया था, हाइव से डिस्कवर किया गया था। और बात कर लें ये जो सेल है ना, यहां चीज ये बात हो गई, जो सेल है किस भाषा से मिलकर बना हुआ है, आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, यहां से देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सेल है, सेल का बेसिक सेल का बेसिक मतलब, हाँ ठीक है, सेल किस भाषा से मिलकर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लैटिन भाषा का। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सेलुला कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेलुला के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंट्रेंस की बात की हो, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, आपके सेमेस्टर है तो यहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। अब सर बात करें, सर सेलुला तो ठीक है, मतलब समझ में आ गया, सेल जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इसको कहते हैं सेलुला। अब सेलुला का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक लाइन में बताएं, एक वर्ड में बताएं, तो इसका मतलब ये होता है सर
कि ए होलो स्पेस, खाली कंपार्टमेंट, होलो स्पेस, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो खाली जगह है, खाली चेंबर है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेरुला के नाम से जानते हैं। और एक चीज और इसी में इंक्लूड कर लीजिए कि जो रॉबर्ट हुक थे, ये सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट, ये अपनी बातें हैं किस बुक में बताए थे, तो उनका जो बुक था माइक्रोग्राफिया, क्या नाम था उसका, माइक्रोग्राफिया। उस बुक में क्या किए थे, ये अपना कॉन्सेप्ट को बताए थे। क्या बुक का नाम था, इनका बुक था, बुक क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि रॉबर्ट हुक जो थे किस बुक में ये अपना कॉन्सेप्ट को दिए थे, तो बताएंगे सर माइक्रोग्राफिया में दिए थे। किस में दिए थे, माइक्रोग्राफिया में दिए थे। और ये जो सेल है किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का सेल है, जिसका मतलब होता है सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है होलो स्पेस। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो सेल है ना, ये कैसा है, दैट सेल है, दैट सेल। अब बात आती है सर लिविंग सेल किसके थ्रू किया गया था, तो हम इधर बात करेंगे लिविंग सेल। तो एक साइंटिस्ट हैं आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये कब किए थे, 16, कब किए थे, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा अभी बात करेंगे, ठीक है। 1674 में एंटोन वॉन लीवनहुक डिस्कवर किए थे। और ये किस में किए थे, तो ये लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे। किसका किए थे, लिविंग सेल का किए थे। कहां कहां से किए थे सर, टीथ से किए थे, ठीक है, स्पर्म से किए थे, ठीक है, स्पर्म में देखे थे। साथ ही साथ ये इरिथ्रोसाइट में देखे थे। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो गया सर, आरबीसी ऑफ मैमल्स। किसका देखे थे, आरबीसी ऑफ मैमल्स। तो यहां से ये देखने मतलब यहां से लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे सर, जो हम लोग जो बचपन से सुनते आ गए हैं कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये जो सेल कॉन्सेप्ट है किसके थ्रू दिया गया था, ये जो कोशिका का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, किसके थ्रू दिया गया था, तो आप यहां पे एक लाइन में लिख लीजिएगा सर कि ये जो स्ट्रक्चरल एंड जो सेल कॉन्सेप्ट है, सेल कॉन्सेप्ट किसके थ्रू दिया गया था, तो ये दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे आपके एन ग्रूव। ये कब दिए थे, 1830 एन ग्रुप दिए थे, ठीक है। यहां देखिए सेल कॉन्सेप्ट एन ग्रुप के दिया गया था। और ये क्या बताए थे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इनका ये बताए थे कि जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये किसके थ्रू दिया गया था, तो एन ग्रुप के थ्रू दिया गया था। और ये 1682 में दिया गया था। कब दिए थे, 1682 में। ये सारा जो डेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में इसको नोट करते रहेंगे। फिर हम बात करेंगे सर, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले न्यूक्लियस का किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस का सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट ब्राउन। और ये कब किए थे, 1831 में किए थे। कहां से किए थे, रूट ऑफ ऑर्चिड, ठीक है। एक ऑर्चिड प्लांट है, उसी से ये क्या, उसी के रूट में देखे थे कि क्या होता है, सेल में ही क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। और ये कब किए थे, 1831 में किए थे। कब किए थे, 1831 में किए थे। फिर दो साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है स्लेडन और दूसरे का नाम क्या है, स्वान। 1838 और 1839, स्लेडन और दूसरा है स्वान। ये क्या थे, आपके जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये क्या थे, आपके बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट आप बताएंगे सर। जो जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट वाले थे, ये बताए थे कि सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है। और जो स्वान थे, इनका ये मानना था कि सेल में क्या होता है, सेल क्या लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि सेल वॉल इसमें क्या होगा, सेल वॉल इनमें
एब्सेंट होंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कौन दिया था? स्लेडन और स्वान दिए थे। एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग कि सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो डिस्कवरी किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के थ्रू गया था 1865 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हनीकॉम्ब का जो छत्ता होता है वहां से डिस्कवर किया गया था और ये डेड सेल होते थे। ये बुक किसमें आइडेंटिफाई किए थे? तो माइक्रोग्राफिया इनकी बुक थी, इसी में ये अपनी बातों को बताए थे। फिर बात आती है सर ये जो सेल है किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब लैटिन में क्या होता है? सेलुला होता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट और बात करें कि इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, तो एक हॉलो स्पेस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, सेल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो एन ग्रुप्स एक करके साइंटिस्ट थे जिनका नाम एन ग्रुप थे और ये कब किए थे? 1682 में किए थे और ये बताए थे कि जो सेल होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? जो स्ट्रक्चर मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारी फॉर्मेशन हुई होगी, आपकी फॉर्मेशन हुई होगी, या फिर किसी प्लांट की या फिर किसी जानवर की फॉर्मेशन हुई होगी, तो यानी जितने भी जीव जंतु उनकी जब बॉडी के जब निर्माण हुआ होगा तो उनमें जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है वो कौन रखता है? वो कहीं ना कहीं सेल ही रखता है। यही सेल डिटरमाइन करता है कि बॉडी का शेप एंड साइज कैसा होगा। इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को कहते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। और हम लोग किस में बिलोंग करते हैं? हम लोग मल्टी सेलुलर में बिलोंग करते हैं। ये आपको भली भांति पता है। ठीक है, तो यहां से जो स्ट्रक्चर की बात की गई है ना कि कोई भी बॉडी है उसमें एक सेल है यानी कि यूनिसेलुलर हो गई, एक से अधिक सेल है यानी कि मल्टी सेलुलर हो गई। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है? सेल ही रखता है। दूसरा यहाँ पे वर्ड है आपका फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटियां परफॉर्म हो रही हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, श्वसन वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है, फिर आपका रेस्पायरेशन हो गया, हाँ रेस्पायरेशन की बात, रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, प्रजनन की बात हो गई, फिर बॉडी में ग्रोथ होना है ना, बॉडी की साइज बढ़नी है, तो ये सारा फंक्शन, फिर बॉडी में सर्कुलेशन कराना, हार्मोन का सिक्रीशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? ये कहीं ना कहीं सेल की ही रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एन ग्रुप दिए थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, बात करें सर लिविंग सेल कौन बताया था? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674 में बताए थे। और ये कहां से बताए थे? टीथ का जो जर्म्स होता है ना वहां से देखे थे। फिर स्पर्म, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग हो गए या फिर मैमल्स हो गए, उनकी बात कर रहे हैं, तो वहां उनका जो स्पर्म है वहां से ये लिविंग सेल की बात किए थे। फिर इरिथ्रोसाइट आरबीसी ऑफ मैमल्स से भी ये अपनी बातों को एक्सप्रेस किए थे कि लिविंग सेल ये क्या होता है, इसमें भी क्या होता है? सेल होता है। ये किस कंडीशन में होते हैं? लिविंग कंडीशन में होते हैं। अच्छा, अब बात है कि सर न्यूक्लियस कौन दिया है? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में बारीकी सा डिफरेंस है। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिविंग न्यूक्लियस पूछा है तो रॉबर्ट हुक लगाना था कि रॉबर्ट ब्राउन लगाना था। ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शन आता है ना, तो उसमें आपका रॉबर्ट ब्राउन भी दिया रहता है, रॉबर्ट हुक भी दिया रहता है। तो ये बात आप अच्छे से गांठ बांध कर रख लीजिए कि जो न्यूक्लियस है ये किसने बताया था? ब्राउन दिए थे। और जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो कौन दिया था? हुक के थ्रू दिए गए थे। अच्छा, फिर हम बात किए हैं कि जो सेल का जो थ्योरी है, सेल थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग सेल थ्योरी। यहाँ पे नोट कर लीजिए, सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी प्लांट में दिया गया था और एनिमल में दिया गया था। तो प्लांट में कौन दिए थे? स्लेडन दिए थे, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। और कब दिए थे? 1838 में दिए थे, जिन्होंने ये बताया कि जो प्लांट के जो सेल होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होते हैं। और दूसरा क्या है? स्वान, जो कि क्या थे? एक बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बताया कि क्या इनमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सारथी बैच है, जिसको ये बैच से आप क्या करना है? आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। और ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? तो टारगेट गुरुकुल का ऐप है, वहां पे आप जैसे सेमेस्टर पे जाएंगे तो वहां पे सारथी बैच आपको दिखेगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सारथी बैच। इस बैच में आपको क्या क्या फीचर है सर, क्यों ही हम ये बैच लें? ठीक है, तो इसमें क्या है सर, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन दिए जाएंगे,
ठीक है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं या फिर जहां एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों मोड में आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स मतलब अभी हम लोग जो जितना भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, जो अभी पिछले स्लाइड पर हम लोग पढ़े, ये सारा कॉन्सेप्ट मतलब सारा पीडीएफ आपको ऐप पे ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछे गए यानी पीवाईक्यू, और फिर आने आगे की चांसेस हैं एग्जाम में, ये सारा चीज आपको वही बताया जाएगा। साथ ही साथ शॉर्ट नोट और पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहीं पे अवेलेबल होगी। चाहे आप फिजिक्स से बात करें, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारा चीज आपको मिलने वाले हैं। और प्राइस कितने हैं सर? 349 है। ये कुछ ही समय के लिए है, आप लोग इससे रजिस्ट्रेशन कर लें सारथी फॉर बीएससी सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और यहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला था। जितने भी आपके सीनियर्स हैं उन लोग का रिस्पांस आप पूछ लीजिएगा कि हम लोग कहाँ से पढ़े थे, तो सारथी से पढ़े थे। तो ये छोटा सा आपका था, तो आप इससे रजिस्टर्ड हो जाएं। ठीक है, और आगे की क्लास जो भी कंटिन्यू करनी है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सिलेबस के पहला टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, जो सेल होता है ना, ठीक है, जो सेल होता है यानी कि जो कोशिका होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं, तो घर पे रहते हैं तो ठीक है सर, हम घर में रह रहे हैं, तो हम जब घर में आ जाते हैं यानी कि रूम के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ यानी कि ये होता है कि हम बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है उससे हम प्रोटेक्ट हो गए। चाहे वो हम बरसात की बात कर लें, चाहे वो धूप की बात कर लें, चाहे वो सर्दी की बात कर लें, या फिर तेज हवा की बात कर लें, है ना, इससे हम बच के एक रूम में आके सेफ हो जाते हैं, है ना। तो सेम टू सेम इसी तरह जो हमारा जो सेल है, ये भी क्या है? एक तरह से खाली स्पेस है। जैसे अभी हम लोग बात किए ना सेलुला, इसका मतलब क्या होता है? खाली स्पेस होता है, होलो स्पेस होता है। इसमें क्या होता है? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आंख इसी में पड़े रहते हैं। ठीक है, आंख इसमें क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। तो ये हम क्या बोलते हैं? सेल होलो स्पेस के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम सेल की अगर बात करते हैं, तो जो सेल होता है हमारे बॉडी में तकरीबन तकरीबन ऐसा माना गया है कि 4 बिलियन प्लस में हमारे बॉडी में क्या होते हैं? सेल होते हैं। 4 बिलियन प्लस में, ये एक नॉर्मल सा रेंज है। आप कह सकते हैं कि 4 मिलियन जो सेल है, इससे मतलब और ही ज्यादा हमारे बॉडी में क्या होते हैं? सेल होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बात कीजिए, फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आएंगे, कि हमारे जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में देखिए दीवारें हैं, है ना, दीवार है। तो दीवार कैसे बनी होंगी, या फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग कैसे बन जाती है? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, कई सारे ईंट जो होते हैं, कई सारे ईंट होते हैं, एक साथ लाया जाता है ना, एक साथ लाया जाता है, और कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? एक के ऊपर एक रखा जाता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है? एक दीवार बन के तैयार हो जाती है, और या फिर कह लें हम एक बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। अब उस बिल्डिंग के अंदर या फिर उस दीवार के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसमें रहते हैं, सरवाइव करते हैं। अब ये दीवार क्या करेगी? बाहर से जो भी हवा आ रही है या धूप आ रहे हैं, है ना, या फिर कह लें कि ठंड हवाएं चल रही हैं, तो इससे हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जाहिर सी बात है, सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी में भी सेल करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो रूम का जो बाहर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, वो कौन है? वॉल है, यानी कि दीवार है। ठीक ही उसी प्रकार हमारे जो सेल होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा बारीक डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर? प्लांट सेल की बात करते हैं, तो इनका जो आउटर कवर होता है वो क्या होता है? आउटर जो कवरिंग होता है, ये क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन वहीं पे जब हम एनिमल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर? जितने भी एनिमल हैं उनमें जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये चीज हम लोग छोटे से पढ़ते आ गए हैं। क्या होता है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग छोटे क्लास में यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक से अधिक सेल हैं? जाहिर सी बात है, तभी तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं।
अगर एक सेल होती है हमारी बॉडी में तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर, जो कि हम लोग नहीं है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो अमीबा हो जाएगा, फिर एंट अमीबो हिस्टोलिटिका हो जाएंगे, है ना, तमाम सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे। ये तमाम सारे एग्जाम्पल जो कि हम लोग यूनिसेलुलर में इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम जब मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो कैसे कह दिए सर मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर कैसे कह दिए? इसका मतलब ये हो गया, यानी कि बहुकोशिका की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, एक से अधिक सेल है, मोर देन वन सेल है। यहां पे हम इंक्लूड करेंगे सर क्या, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, मोर देन, इसी का आते हैं मोर देन वन सेल हमारे बॉडी में, इसलिए क्या करते हैं मल्टी सेलुलर कर देते हैं। ठीक है, अब बात आई सर बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है, अभी आप बताएं सर बॉडी के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हाँ बात सही है। अब कैसे सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि उसके स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, इसके बारे में छोटा सा एक फ्लो डायग्राम देखेंगे कि सर जो सेल होता है ना, सेल है, ठीक है, सेल है यानी कि ईंट है ना, एक ईंट है यानी कि एक यूनिसेलुलर है। अब कई सारे सेल एक साथ मिलते हैं और कई सारे सेल एक साथ मिलने के बाद ये क्या बना लेते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं सर? टिश्यू का, जिसको हम हिंदी में उत्तक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? उत्तक के नाम से के जानते हैं। ठीक है, और सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। ये तो बात हम लोग छोटे क्लास से देखते आ गए। ठीक है, कई सारे सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल, यहां पर हम लिख सकते हैं सर क्या, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या, टिश्यू। अब कई सारे टिश्यू एक साथ मिलेंगे और एक साथ मिलने के बाद क्या बना लेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे सर? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग अंग के नाम से जानते हैं। ऑर्गन जैसे हार्ट बन गया, ये आपका स्टमक बन गया, किडनी बन गए, ब्रेन बन गए, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन है। लीवर बन गए। तो कई सारे सेल मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू कई सारे मिलके ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एस्क्रेटरी सिस्टम हो गया, है ना, नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। अब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलके क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, एक कंप्लीट जीव जंतु का, है ना, निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक फ्लो डायग्राम है कि क्या सर सेल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी जीव जंतु का के निर्माण के लिए? तो हाँ सर, सेल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, यानी कि कोशिका की ही जिम्मेदारी होती है। यानी कि सेल है, कई सारे सेल मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बना लिए, टिश्यू बना लिए, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लिए, और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिए, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गए, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले से क्लियर था, और जिन लोगों को नहीं पता था अब यहां से और भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आएंगे, जो कि टॉपिक का नाम क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिया हुआ है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके रखा हुआ है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है तो जाहिर सी बात है हम किस सेल की बात करने वाले हैं, तो हम किसकी बात करने वाले हैं सर? एनिमल सेल की बात करने वाले हैं। क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें किसी भी टाइप का सेल वॉल होता नहीं है। जो आउटर कवरिंग होगा वो कौन होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, और ये क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। और हाँ ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इसको और किस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है यहां से, कि सेल मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि आपको एग्जाम पूछेगा सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज, तो क्या बताएंगे सर? सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बताएंगे सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ गए। लेकिन अब के एग्जामिनर, अब बीएससी में आप आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, तो एग्जामिनर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम चांस देगा ऑप्शन में, ज्यादा चांस है किसका देने के लिए? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन।
क्या दे देगा सर, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज, क्या बताएंगे सर, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है तो अच्छी बात है, आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से मिल जाएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है उसको किस नाम से जानते हैं सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया, और फिर क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी हो गया। अच्छा, इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, है ना, पहले मतलब हिस्टोरिकल नेम इसका क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हिस्टोरिकल नेम था वो क्या था, अगर एग्जाम में पूछा तो क्या बताएंगे सर, प्लाज्मा लेमा बताएंगे। क्या बताएंगे सर, प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते थे। क्या बताएंगे सर, प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा किसका ही नाम है, तो ये किसका नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है। और आज के समय में, मॉडर्न टाइम में हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा लेमा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या होता है सर, इट इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। अच्छा, अभी हम लोग बात की है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, सबसे आउटर लेयर है, यानी कि आउटर लेयर, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटियां हो रही हैं जो कि सेल को हार्म पहुंचा सकती हैं, हो सकता है उसके लिए फेवरेबल ना हो तो सेल को उसको नुकसान पहुंचा सकती थी, तो उससे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हैज लाइक हम रूम में रहते हैं तो हमारे रूम के आसपास में जो मतलब रूम में क्या है, किनारे किनारे दीवारें हैं, तो ये दीवारें हमसे इन्वायरमेंट का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेम टू सेम वही क्या काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है कि बाहर से जो भी इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटियां हो रही हैं जो कि सेल के लिए हानिकारक हो सकता था, उससे क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, यही सारा कॉन्सेप्ट आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, तो जितने लोग भी हिंदी मीडियम वाले थे तो उनके बारे में हम बता दिए, जो जो यहाँ पे हम बोले वही चीज आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो जो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। और जो भी बैच में जो भी क्लासेस कंटिन्यू होंगे वो आपको बाईलैंग्वेज फॉर्म में ही पीडीएफ दिए जाएंगे और इसी मोटो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप ये सारा चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं सर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको इसमें क्या क्या इंक्लूड हुए रहते हैं मतलब कि ये क्या सर, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कितने लेयर के होते हैं, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन में इसमें क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन मतलब ये होता है कि वो क्या क्या चीज से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन यहां से आप नोट कीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये क्या होते हैं, बाई लेयर के होते हैं। कैसे लेयर होते हैं सर, बाई लेयर होते हैं, यानी कि इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं सर, 2 लेयर, इसलिए इसको क्या नाम बोले हैं, बाई। ठीक है, और ये क्या चीज से मिलकर बने होते हैं सर, ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, लिपिड से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं, और इस लिपिड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देगा कि लिपिड में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो आप बताएंगे कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जो कहां प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड मिल के बना लेता है, जो कि मेंटेन क्या करता है, इसका काम क्या होता है, फ्लूइडिटी अंडर द वेरियस टेम्परेचर। अब बात आती है सर, ये फ्लूइडिटी क्या होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब जो लेयर है, ऐसा नहीं है कि ये जो लेयर बने हुए हैं इनमें जो लिपिड होंगे, अब लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, अभी हम नहीं सोच रहे थे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन फ्लूइडिटी आ गया तो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या है, लिपिड है। थोड़ा सा बनाते हैं, ये कैसे होंगे, बाई लेयर के होंगे, जाहिर सी बात है बाई लेयर के होंगे। इनमें 2 रीजन पाए जाते हैं, एक वाला होता है हेड रीजन और दूसरा होता है टेल रीजन। ये आपके हेड वाले रीजन है और दूसरा जो होता है वो टेल रीजन है। यहां से कलर चेंज कर लूंगा आपके लिए कि ये कौन से होते हैं, ये टेल रीजन होते हैं। ठीक है, अभी आएगा आपका हाइड्रोफिलिक, एम्फीफिलिक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अभी हम ना जानिए कि ये जो लेयर है ये किसके लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर हैं, और ये किससे मिलकर बने हुए हैं सर, ये लिपिड से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो लिपिड से मिलकर बने हुए हैं इनमें क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है, मतलब ये जो है ना ये आपने आसपास में इस तरह मूव करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। जब ये मूवमेंट करते रहे मतलब जैसा टेम्परेचर या जैसा इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट से जो भी क्या कहते हैं उसको,
फेवरेबल अनफेवरेबल टेम्परेचर जो भी होगा सेल के लिए उसके उसके हिसाब से ये मूव करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहते हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं फ्लूइड का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी के नाम से जानते हैं। जो कि क्या काम करता है, फ्लूइडिटी है, यानी कि क्या कहता है ये इस इन्वायरमेंट में जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम को परफॉर्म करने वाला है। आगे देखते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन सच है द इंटीरियर प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। अब इनमें जो प्रोटीन होते हैं ना, ये इसमें प्रोटीन भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई, साथ ही साथ प्रोटीन की बात करेंगे। यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होंगे, प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे और वाटर होंगे। ये 3-4 कंपोनेंट है जो कि अभी आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे। ये सारे चीज मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन कहाँ होंगे, एक तो इंटीग्रियल प्रोटीन होगा और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन होगा। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो कि साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एम्बेडेंट होते हैं। क्या होते हैं सर, एम्बेडेंट, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, ढसे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रियल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के प्रोटीन भी पाए जाएंगे, एक होगा इंटीरियर प्रोटीन और दूसरा होगा पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल होगा वो आउटर साइड में होगा और इंटीरियर फ्रेगमेंट क्या होगा, अंदर के साइड में धंसा होगा। आगे देखते हैं, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सर्विंग द मेम्ब्रेन द ट्रांसपोर्ट एंड लूसिंग द अटैच द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक्टिंग टू द सेवरल काइंड ऑफ द। अब जो पेरिफेरल पे जो प्रोटीन पड़े हुए हैं, यानी कि पेरिफेरल पे जो प्रोटीन लगे हुए हैं, इनका काम ये होगा सर कि ये क्या करते हैं ये काम क्या करते हैं कि बाहर से जो भी ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि जो भी आयरन इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर अंदर से जो भी आयरन बाहर निकलेंगे या फिर जो भी एटम्स बाहर निकलेंगे, तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। एक तरह से बात कर लें कि गार्ड का काम करते हैं कि हाँ भैया तुम आओ तुम जाओ, तुम आओ तुम जाओ, है ना। तो इसका काम कौन करता है, पेरिफेरल प्रोटीन करने का काम करता है, पेरिफेरल प्रोटीन का काम होता है। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है 2 लेयर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बाइलेयर के नाम से जानते हैं। इसमें लिपिड होता है, ठीक है, और लिपिड के साथ इसमें कौन जुड़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल जुड़ा रहता है, ठीक है, जो कि फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ये जो लेयर होते हैं ये फ्लूइडिटी होते हैं। फ्लूइडिटी मतलब इनमें जो भी कंपोनेंट है ये आपस में इससे क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी लगे रहते हैं, जो कि प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रियर प्रोटीन जो कि अंदर एम्बेडेंट होते हैं और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटर साइड पे लगे रहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, ये आपका देखिए हिंदी में ये सारा कॉन्सेप्ट आपका हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी हम बात किए हैं ये सारा चीज आपको हिंदी में दिया हुआ है। तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और हाँ, जितना भी हम क्लास ले रखते जा रहे हैं ना, आप लोग क्या कीजिए, अप टू डेटेड आप क्या करते रहिए, नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहिए। आगे देखिए, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। सर अभी हम लोग बात किए हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स से जो भी मटेरियल निकल रहा है, चाहे वो आयरन की बात करें चाहे वो एटम की बात करें, वो सेल के अंदर लेना है या सेल से बाहर निकालना है, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हम बात करें गोल्गी अपरेटस है, वहां से कुछ ना कुछ बनेगा, राइबोसोम में प्रोटीन बनाया है ना, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बना, तो ये सारे एनर्जी हमको सेल से बाहर निकालना है। तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी सर, गार्ड की मदद लेनी पड़ेगी, और वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, है ना। तो ये चीज की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अभी हम लोग बात कर लिए हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड एडिशन ऑफ द इन्वॉल्व इन द एडिशन। और साथ ही साथ अगर बात करें जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सपोज कीजिए एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है, पांचवा सेल ये है, छठा सेल ये है, यानी कई सारे सेल एक साथ मिले हैं और ग्रुप ऑफ सेल को क्या करते हैं सर, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जब भी बात करें सर ये जब टिश्यू बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक मतलब 2 सेल आपस में आके चिपकेंगे, तो जो 2 सेल आपस में आके अटैच हो रहे हैं, सेल एडहेशन हो रहे हैं, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे देखें हम लोग, इसमें जो सेल सिग्नलिन होता है, यानी कि सेल सिग्नलिन का मतलब क्या होता है, जो भी एक सेल से दूसरे सेल में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है वो भी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब एक सेल बोलेगा अरे सर हमको बहुत एनर्जी की जरूरत है, तो दूसरा वाला सेल बोलेगा अच्छा ले लो मुझसे एनर्जी ले लो,
है ना। तो ये जो ट्रांसमिट करना है तो वो कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगा या फिर सेल मेम्ब्रेन ही करेगा, या फिर कोई भी एटम या फिर कोई भी आयन एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना है, या फिर हमारे रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है, तो एक सेल से दूसरे सेल तक ही होके जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होके जाएंगे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है। अच्छा सर, इसमें आपका आता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है सर? अच्छा, सबसे पहले यहां पे देखें, जो सेल के जो वॉल होते हैं ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी लेयर पाई जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलेक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोकैलेक्स के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर पे होता है, यानी कि सपोज कीजिए ये जो लेयर है, यानी कि एक्स्ट्रा मतलब बाहर वाले, इस वाले हिस्से में जो प्रोटीन थे, पेरिफेरल प्रोटीन थे, इसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोकैलेक्स के नाम से जानते हैं। या फिर इंट्रासेलुलर, यानी कि अंदर प्रोटीन के साइड में जो कार्बोहाइड्रेट जुड़े होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्रोटीन फाइबर या फिर साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्या कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हुए रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए? सर अभी हम लोग बात किए सर, इसमें क्या क्या थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड थे आपके, है ना, जो कि फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कर रहे थे। साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मिलकर क्या बनाते थे? लिपिड बना रहे थे, है ना। प्रोटीन थे, ठीक है, प्रोटीन दो टाइप के थे, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी थे, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर पे होगा उसको ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे थे, और जो इंट्रासेलुलर पे था उसको क्या कह रहे थे हम लोग? उसको क्या कह रहे थे? अभी हम लोग बात किए थे साइटोस्केलेटन बात किए थे, जो कि अटैच हुआ रहता है लिपिड और प्रोटीन से। यही चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब बात किया है सर, जो फॉस्फोलिपिड होता है, ये जो क्या होता है? लिपिड होता है, जाहिर सी बात है। और ये किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, जो कि और साथ ही साथ एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड जो कि टेल पे होते हैं, और एक फॉस्फेट लिंकेड हेड होता है। ठीक है, इससे मिलकर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। सर क्या हुआ कि इसमें ग्लिसरॉल भी होगा, दो फैटी एसिड के टेल होंगे और एक फॉस्फोलिपिड हेड होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? कि सपोज कीजिए ये क्या है? आपके हेड वाला रीजन है, यानी कि क्या है? हेड वाला रीजन हम लोग बात किए फॉस्फेट लिंकेड। क्या बात की इसको? फॉस्फेट लिंकेड बात की, जो कि हेड है। और इसमें दो टेल निकले रहते हैं। कितने टेल निकले रहते हैं? दो पूंछ निकले रहते हैं, जिसका नाम क्या, जो किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। और इस पे क्या होता है? एक ग्लिसरॉल भी लगा रहता है, जो कि ब्रांच भी हो सकता है, अन ब्रांच भी हो सकता है। और इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये सारा चीज मिलकर क्या बनाते हैं? एक आपका फॉस्फोलिपिड या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे कुछ, है ना। अभी हम लोग बात किए थे पिछले वाले स्लाइड पे, ऐसी तरह बात किए थे। ठीक है, इसी तरह हम लोग बात किए थे कि इसमें क्या, एक हेड होता है, दो टेल होते हैं, और हेड वाले रीजन पे कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं, जो कि क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर पे, पेरिफेरल वाले प्रोटीन पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट है क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल है आपके ना, कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है? लिपिड कॉम्पोजिट होते हैं, और ये 4 फ्यूज कार्बन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कितने कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे कोलेस्ट्रॉल? 4 फ्यूज कार्बन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखें क्या दिया हुआ है इसमें, यही चीज है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं सर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या होता है? ये इस कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप भी क्या होते हैं? इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या किसके साथ जुड़े रहते हैं सर? ये प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। और जब ये प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में क्या चीज का डिफरेंस है? तो एक बारीकी सा डिफरेंस है। क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा क्या है आपका? ग्लाइकोलिपिड।
ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हिंदी में भी उसको वही कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या, ऐसे प्रोटीन जिसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रोटीन जिनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्लस क्या है इनके पास, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा, तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा और इसके साथ क्या जुड़े रहेंगे, लिपिड जुड़े रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको लिपिड के नाम से जानेंगे, या फिर प्रोटीन और कार्बो, ये कलर दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ दिख रहा है, ग्लाइको प्रोटीन यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एग्जाम पूछता है कि ग्लाइको प्रोटीन स्टैंडर्ड फॉर, या फिर ग्लाइको प्रोटीन इज द मेड अप ऑफ, है ना, फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइको प्रोटीन, ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड का प्रोटीन और लिपिड से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, कार्बोहाइड्रेट की रहती है। ठीक है, अच्छा इसमें कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन क्या क्या दिया हुआ है कि 50% जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या होता है, प्रोटीन का मास होता है। किसका मास होता है सर, प्रोटीन का मास कितना होता है, 50%। किसका होता है, मास होता है 50%, यहां पे लिखिए 50%, ये क्या होता है, प्रोटीन का मास होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सर किसका, लिपिड का, तो ये कितना होता है 40%, 50% तो इसका हो गया, 40% क्या होता है, लिपिड होता है, लिपिड। ठीक है, लिपिड होता है, और ये कितना होता है 40% हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग 10% बचा, 10% है ना, कार्बोहाइड्रेट, और कुछ अमाउंट में आपका वाटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर एग्जाम पूछा जाए कि इसका कॉम्पोजिशन पूछने को आ जाएगा कि 50% क्या होता है, मास होता है, 20% क्या होता है, ये डाटा वेरीज कर सकता है, किसी में कम किसी में ज्यादा भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट चाहे वो एनिमल की बात करें, तो यहां से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लिपिड कितना हो गया, 40% हो गया, और 10 और 20% कार्बोहाइड्रेट और वाटर इसमें प्रेजेंट होता है, तब जाके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब दिया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या है सर, कि यानी कि ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर जिसमें क्या होगा, लिपिड की इंक्लूमेंट होगी, यानी कि अरेंजमेंट इन ए बाई लेयर एंड मैक ए बेसिक फाइब्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे क्या, जैसे आप लोग का कपड़ा है या फिर शर्ट है, पैंट है, इसकी फॉर्मेशन करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है, तो कॉटन का, है ना, कॉटन ही मिलके फाइब्रिक का फॉर्मेशन हुआ, और उससे क्या हो गया, कपड़ा बनकर तैयार हो गया है। सेम टू सेम अगर बात करते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है उसको बनाने में किसकी मदद पड़ती है, तो इसमें किसकी मदद पड़ती है, फॉस्फोलिपिड की मदद पड़ती है। किसकी मदद पड़ती है सर, फॉस्फोलिपिड की मदद पड़ती है, और ये बेसिक फाइब्रिक होता है, मतलब कपड़े में जैसे धागा हो गया या फिर कॉटन हो गया, इससे मिलकर कपड़ा बन गया, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है तो इसमें फॉस्फोलिपिड ही क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा बेसिक फाइब्रिक के लिए। ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये क्या करता है, एम्फीपैथिक का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर एम्फीपैथिक क्या होता है ना, एम्फीपैथिक क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि एम्फीपैथिक क्या होता है, तो एम्फीपैथिक क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इन नेचर के होते हैं, यानी कि ऐसा सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या हो, हाइड्रोफोबिक, पहले हाँ चलो ठीक है, हाइड्रोफोबिक कर लेते हैं, हाइड्रोफोबिक, और एक दूसरा होता है हाइड्रो क्या है, फिलिक, हाइड्रोफिलिक। आपको हम कई दफा बता चुके हैं कि बायो का कोई भी वर्ड हो उसको अगर बड़ा दिखता है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कीजिए, तब वहां से आपका क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग निकल जाएगा। क्या मीनिंग निकल जाएगा सर, यहाँ पे देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, हाइड्रो और दूसरा फोबिक। यहाँ पे क्या है, हाइड्रो और फिलिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है सर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, क्या होता है इसका मतलब, वाटर होता है, और फिलिक का मतलब होता है डर, है ना, सॉरी फोबिया का मतलब होता है क्या, डर। जैसे बोलते हैं ना कि इसको पानी से डर लगता है, या फिर इसको ऊंचाई से डर लगता है, यानी किसी ना किसी टाइप का फोबिया है ना। तो ये क्या होता है, यानी कि ऐसा लेयर जो क्या करे, पानी से डरे,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। उसी तरह हाइड्रोफिलिक की बात करें तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी कि पानी, और फिलिक का मतलब क्या होता है, लव, यानी कि ऐसा बंदा या ऐसा कंपोनेंट जो कि वाटर लवर हो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक के नाम से जानते हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम इसका हेड रीजन बनाते हैं, इसका अगर हेड रीजन बनाते हैं, ठीक है, यानी कि बाई लेयर बना रहे हैं, बाई लेयर बना रहे हैं, ठीक है सर, बना दिए। अब ये जो बाई लेयर होता है ना, ये बाई लेयर कैसे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें एक हेड रीजन और दूसरा टेल रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से हम ब्लैक वाला ले लें, ये टेल रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टेल रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। जो हेड वाला जो रीजन है ये कैसे होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि ये जो हेड वाले रीजन ये आउटर लेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाहर वाले हिस्से प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं सर, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर से क्या करेंगे, डरेंगे, है ना। और जो अंदर वाले लेयर यानी कि जो टेल वाला जो रीजन है, टेल वाले जो रीजन है ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, ये वाटर लवर होते हैं, इनको पानी में डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी से आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब पूछ लेता है, तो आप बता सकते हैं हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरने वाला और हाइड्रोफिलिक मतलब। अच्छा, अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट है सर, हाइड्रोफोबिक में फॉस्फोलिपिड का कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है, तो बताएंगे हाइड्रोफिलिक में सर टेल वाला प्रेजेंट होता है, टेल वाला रीजन प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोफोबिक में आपका हेड वाला रीजन प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और ये कैसा है, बाई लेयर है। तो चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। देखिए यहाँ पे केमिकल इसका स्ट्रक्चर भी दे दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या दिया है, ये आपका हाइड्रोफिलिक वाला रीजन है ना, हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है, जिसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आके अटैच हुआ रहता है, और इसमें क्या बनाता है, ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करता था, है ना। और इसका जो टेल वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो कि वाटर को लवर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका है, हाइड्रोफिलिक में आपका हेड वाला रीजन और हाइड्रोफोबिक में आपका टेल वाला रीजन, ये चीज होता है। यानी कि जो हाइड्रोफोबिया होता है यानी कि वो टेल वाला होगा, और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो आपका किसका होगा, वो आपका हेड वाला रीजन होगा। पिछले वाला स्लाइड में उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग बनाए थे ना, ऐसा था, इस तरह था, यही था, बाई लेयर बन गया, वही चीज यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोफिलिक हो जाता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लवर, और ये कैसे थे आपके हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे अपना करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखने का थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्ट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसका जो भी पीडीएफ है आपको बैच में अपलोड करा दिया जाएगा, सारथी बैच में ही आपका इसका पीडीएफ मिलेगा। एक बार और बता दें कि आपका जो ये जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है ये बाइलैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ आपको सारथी बैच में ही देखने को मिल जाएगा। सारथी बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, और वहां पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे टारगेट गुरुकुल, और टारगेट गुरुकुल को जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहां पे आपका आएगा सेमेस्टर एग्जाम आएगा, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके जैसे सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे तो वहां पे दिया रहेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, और वहां पे एक छोटा सा आइकन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा सारथी, यानी कि ये आपको थंबनेल वहां पे पोस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सारथी, ठीक है, अपने क्या कीजिए, सारथी बैच से ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स आपको मिल सकते हैं। क्या क्या है, आपका थ्योरी क्लासेस है ना, जो भी थ्योरी क्लासेस हैं वो आपका अवेलेबल होगा, फिर क्लास नोट्स, है ना, क्लास नोट्स, फिर अलग से जो भी शॉर्ट नोट्स होता है जो टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, वो सारे चीज़ आपको इसी फोल्डर पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि सेमेस्टर में
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं पे मिलेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस हैं, फिर पर्सनल मेंटरशिप, आपको किसी भी टाइप का किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप अपने पर्सनल जो भी आपके मेंटोर हैं, जैसे हम बायोलॉजी के हम हैं या फिर केमिस्ट्री की मैम है, फिजिक्स के हैं, है ना, मैथ्स के हैं, तो वो सारा जो भी डाउट है अपने पर्सनल मेंटर से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सर इसका प्राइस कितना है, 349 है, 349 इसका प्राइस है, जिससे आप इसको इजिली अवेलेबल मतलब अपने फ़ोन में इसको ले सकते हैं और यहाँ से अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिले ना कीजिए, इसको ऐप को मतलब बैच को ले लीजिए। हो सकता है ये आजकल में प्राइस और बढ़ जाए, तो फिर क्या ही मतलब है। अभी 349 में है, सस्ता है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका जो भी पीडीएफ था आपको बैच में ही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्लासेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे फॉस्फोलिपिड के आगे जो भी हिस्सा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड सेल, बेसिक सेल से लेके फॉस्फोलिपिड तक का कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।